अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला एक तरफ तो पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जेल से रिहाई है और दूसरी तरफ बतौर जमात अपने कारकुनान रहनुमाओं को यकजा रखना और अपने वोटर सपोर्टर्स के हुकूक का दिफा करना है। चुनांचे ये सवाल किया जा रहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की हिकमत अमली क्या है और इसमें किस हद तक कामयाबी का इम्कान है। इस हवाले से सेनेट में तकरीर करते हुए सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि इमरान खान बड़ी आसानी से जेल से निकल सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वापस आए, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान भी आ सकते हैं, लेकिन जमीर की मार बड़ी जानलेवा होगी। अवाम को नजर आ रहा है कि तरमीम पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए की गई। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक का आगाज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पीटीआई की सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जलसों की मंजूरी दी है। पीटीआई 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करेगी और उसके बाद क्वेटा और कराची में जलसे किए जाएंगे। यह फैसला भी हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। इसी तरह तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी है। उधर अडयाला जेल में कैद इमरान खान के साथ जेल में होने वाले सलूक पर तहरीक इंसाफ सख्त बरहम है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद की गई और अब भी की जाती है। जेल के अंदर हुकूक नहीं दिए जा रहे, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, खाने से मुताल्लिक भी शिकायत है। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि इमरान खान से मुताल्लिक मजीद कोई शिकायत मिली तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी की हिकमत अमली सामने आने के बाद आज एक अहम पेशरफ्त हुई और पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब। सबसे पहले तो आपके साथी और आपके अजीज़ इंतज़ार पंजोता इमरान खान के फोकल पर्सन भी हैं, इमरान खान के वकील भी हैं। 8 अक्टूबर को वो लापता हुए थे। 9 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी उनकी बाजियाबी के लिए। आज भी समाअत हुई है। अब समाअत 1 नवंबर को होगी शायद। तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्या वजह है कि अभी तक मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। खान साहब जो दरख्वास्त है बाजियाबी की, रिकवरी की, वो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी। इंतजार भाई ने एक पटिशन दायर की थी खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से। उसके बाद उन्हें उठा लिया गया। उठाने के बाद जब हमने पिटीशन दायर की तो पुलिस मुसलसल बहाने बनाती रही कि इधर गया उधर गया, हमने चेक किया, गाड़ी यहाँ गई वहां गई, हम मोटरवे पर गई, इस जगह पर गई, फलानी जगह पर गई। एक बहाने जैसे हो। पुलिस को भी पता है, अदालत को भी पता है, हमें भी पता है कि कौन भी डाले वाले आते हैं और उठाकर लेके जाते हैं। तो उसके बावजूद अदालत जो है, अदालत का काम है ना बेसिकली प्रोड्यूस कराना, और पुलिस तो डेफिनेटली सहूलतकार बनी है। अदालत भी उसके अंदर भरपूर तरीके से असिस्ट कर रही है कि ठीक है जी, आप टाइम पर टाइम लेते जाएं, आप मजीद रिपोर्टें चेक करें, आप मजीद आगे बढ़ाएं। पहले तो ये बहाना था ना कि 7-17 जो है वो एसयू कॉन्फ्रेंस है, तो उसके बाद जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी खुलेगा, तो शायद उसके बाद जो है वो छोड़ दिया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। आज अदालत में समाअत थी, तो अदालत में जब अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि मुझे मजीद 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको यकीन दहाई करवाता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जुम्मे तक जो है अदालत को आकर मैं खुशखबरी दूंगा। हमें से पहले बुध को उन्होंने कहा था कि आप मंडे तक का टाइम दें, दरमियान इंशाल्लाह ताला जो है वो कोई ना कोई तरीकाकार निकल, यानी मैं उनसे बात करके तो मैं बाजियाब करवाऊंगा। जब सोमवार का टाइम आया तो मंडे वाले दिन उन्होंने 1 दिन पहले हमें फोन किया कि मैं मंडे को अवेलेबल नहीं हूँ, आप मंगल को कर लें, डेट को फिक्स करा लें। जब मंगल को फिक्स हुई तो कल रात उन्होंने कहा कि मुझे मजीद टाइम दीजिए। हमने कहा कि आप अदालत में टाइम दीजिए, हम तो नहीं देने वाले, हम तो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या जुम्मे तक बाजियाब करते हैं, ये किस तरफ लेकर जाते हैं। आज खान साहब ने भी बड़ा गहरी तशवीश का कल भी उन्होंने जिक्र किया, वो आयरोज करते हैं कि उसको उठाया हुआ मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, मेरा फोकल पर्सन है, उसका क्या, उन्होंने तो बल्कि नाम भी लिया, जो कि मीडिया के दोस्तों ने फिर बाहर निकल कर नहीं चलाया, क्योंकि मीडिया के दोस्त जो आजकल जा रहे हैं अडयाला जेल में, शायद उनके ऊपर कदगन लगाया गया कि आपने खान साहब की बात की हुई जो रिपोर्टिंग है वो आपने बाहर नहीं करनी, तो वो रिपोर्टिंग नहीं कर। राइट। ये फरमाए कि हुकूमत मजीद कानून साजी करने जा रही है। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तीसरी बार तब्दीली हो सकती है, 27वीं तरमीम और 28वीं तरमीम भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। इस पे क्या मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का?
बात यह है कि हम तो 26वीं जो तरमीम की गई है उसके ऊपर भी अपना मौकफ क्लियर रखते हैं कि हम किसी सूरत उसे कबूल नहीं करते। कोई भी तरमीम जो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो, जो किसी भी अदारे के अंदर मुदाखलत के हक में हो, तो हम बिल्कुल उसे तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान का कोई शहरी, ये तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है कि पाकिस्तान के हर उस शख्स का मामला है जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहता है या पाकिस्तान के साथ इसका कनेक्शन है। तो लिहाजा हम तो बिल्कुल इसे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये अदलिया के अंदर मुदाखलत है कि एक हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाएगी और 3 में से एक जज लगाया जाएगा, तो उस जज को भी एक लाइन के अंदर लगाया जाएगा कि आप हमारी टीसी करें तो आपका नंबर आ जाएगा। तीनों ही अपनी दौड़ में रहेंगे कि मेरा नंबर आ जाए। इसी तरह से एक आईनी बेंच का एक ड्रामा किया गया कि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। कल फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर उन्होंने कहा जी कि 60,000 के करीब केसेस हैं जिनको निपटाने के लिए हमें सदेबाब करना होगा कि जल्दी से जल्दी इन्हें खत्म किया जाए। तो 60,000 केसेस के लिए तो आपने कोई तरमीम नहीं की, आपने सिर्फ वो करने जा रहे हैं ना, 6 जजेस का इजाफा कर रहे हैं जी, 6 जजेस का इजाफा कर रहे हैं, इसीलिए 17 से 23 कर रहे हैं, करने तो जा रहे हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है ना 17 से अगर 23 कर लेते हैं ना, तो वो भी कोई इस मकसद के लिए नहीं करेंगे। इस टाइम के ऊपर कोई भी तरमीम अगर करेंगे या कोई भी ऑर्डिनेंस लाएंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पहले बना हुआ होगा उसको खत्म करते हुए या उसके अंदर अमेंड करते हुए, तो वो जो सारा अमल कोई भी होगा तो उनकी नीयत यही होगी कि किसी तरीके से अदलिया को कंप्रोमाइज किया जाए, अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को महकूम बनाया जाए। तो उस महकूम बनाने के लिए वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि उनके हम ख्याल जजेस की तादाद जो है वो ज्यादा हो। जो इस वक्त 8 जजेस ने फैसला दिया जैसे मखसूस नशिस्तों पर, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हामी जजेस जो हैं वो 5 हैं, तो 5 में से भी एक जो चीफ जस्टिस हैं वो तो रिटायर हो गए, अब 4 रह गए। तो इसलिए वो जजेस की तादाद बढ़ाकर चाहते हैं कि मुल्क को महकूम रखा जाए, फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक कराया जाए। ठीक है, और 1 नवंबर से फिर आप जलसे शुरू कर रहे हैं। पेशावर में तो चलें, आप कर सकते हैं, वहां आपकी हुकूमत है। क्वेटा में कैसे करेंगे, कराची में कैसे करेंगे? देखिए, जलसा करना हर जमात का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, किसी बंदे को, किसी शख्स को, चाहे किसी ने आके धरना दिया, कोई रुकावट नहीं। और हम जब एक आईनी तौर पर हमें इजाजत है और हम जमहूरियत की बात करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल में जब आइन के मुताबिक हर शख्स को आर्टिकल जो 17 है वो हक देता है, तो फिर कोई भी उसके ऊपर कदगन क्यों लगा सकता है। लिहाजा ये हक है हमारा, हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। तो उस हक के लिए हमें निकलना है, हमें आवाज बुलंद करनी है और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि आप कोई गलत काम होता है तो आप उसके ऊपर आवाज बुलंद करते हैं। वही डेफिनेटली उसी को खौफ होता है कि जो समझता है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरा डाका पकड़ा जाएगा, मेरी गलती पकड़ी जाएगी या मेरी गलती वापस होगी या मुझे कटारे में आना पड़ेगा, तो वो फिर रास्ता रोकता है कि आवाज बुलंद ना हो। तो वो रास्ता रोकेंगे, हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत सारे केसेस आप लोगों ने रखे हुए थे कि काजी फाजिजा साहब जाएंगे तो हम नजर सानी फाइल करेंगे। अभी 30 सितंबर को जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस है उस पर भी आपने नजर सानी फाइल कर दी है। इसी तरह से कुछ और भी केसेस हैं, तो ये काजी साहब का इंतजार कर रहे थे जाने का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका इंतजार हो रहा था, क्योंकि जो केस भी दायर किया जाता था हम उनके ऊपर अदम एतमाद कर भी चुके थे, उसके बावजूद हर केस अपने पास रख लेते थे। और 99.9% जो है वो जितनी हमारी दरखास्तें थी उन्होंने सारी अपनी पास ही रखी। और फिर उनके अंदर 99.9 के अंदर ही, बल्कि 100 आप कह लें कि किसी एक फैसले के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ की जमात के किसी मेंबर को, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई एक आम वर्कर हो, इंसाफ नहीं दिया। इस मुल्क की आवाम को उन्होंने जिस तरह उनका जो है वो मजाक उड़ाया है, जिस तरह बुनियादी हकूक का मजाक उड़ाया है, जिस तरह आइन के ऊपर हमला किया है, जिस तरह उन्होंने धांधलीज़दा इलेक्शन के ऊपर खामोशी इख्तियार की है, या जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके अंदर काफी ऐसी दरखास्तें जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। तो उनका ऐसा किरदार रहा जिसकी वजह से हम नहीं समझ रहे थे कि उनके टाइम के ऊपर ये मखसूस नशिस्तों का फैसला, पंजोता साहब, मखसूस नशिस्तों का फैसला 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप 3.5 माह के बाद कंटेम्प्ट का केस फाइल कर रहे हैं, 3.5 माह के बाद। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी मंसूर अली शाह साहब की तरफ से 2 दफा उस पर वजात भी जारी की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया। तो उसमें भी आप यही इंतजार कर रहे थे कि काजी साहब जाएं तो फिर हम कंटेम्प्ट फाइल करें? नहीं, देखें, जो कंटेम्प्ट होती है ना जी,
उसके अंदर हमारी मुशावरत जरूर हुई थी और हमने उस वक्त कॉन्टेम्प्ट इसलिए नहीं फाइल की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए। हम इलेक्शन के ऊपर ही पुश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म खुद मनवाए। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने रजू किया क्लैरिफिकेशन के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन भी दे दी। फिर हमने कहा कि अब कर दिया जाएगा। फिर दूसरी दफा भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने फिर दे दी। फिर जब हमने देखा कि अब फिर भी उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, तो फिर हम अदालत में गए हैं कि हम तो इन अदालत की दरख्वास्त देते हैं ताकि इनके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो। सिर्फ क्लैरिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आईनी बेंचेस अब बनेंगे उसमें भी आप लोग शामिल हो रहे हैं, जो 2 ऑपोजिशन की तरफ से होंगे उसमें अब आपके 2 लोग शामिल होंगे। खान साहब को अली जफर साहब मिले थे और दीगर दोस्त मिले थे, उन्होंने बताया था उनको कि जो है हमें इस चीज का हिस्सा बनना चाहिए कि हमारा वोट वहां पर वो कदर रखता है। हमें जजेस को जो है वहां पर बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के अंदर जजेस की तैनाती का मामला नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल शरीफ कोर्ट में, मुख्तलिफ जगहों पर जजेस की तैनाती का मामला है। उसके बाद जो एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी या एक समझ लें कि पूरे साल का उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रिपोर्ट होगी कि किस जज ने कितनी क्या किया, परफॉर्मेंस वाली रिपोर्ट होगी, वो भी बनानी है। तो उसके अंदर हमारी हर चीज के अंदर राय बड़ी जरूरी है। तो हमें चाहिए कि उसको, उन्होंने कहा कि ये आपका डिसीजन है, जैसे आप मुनासिब समझते हैं, आपने जाना है तो बिल्कुल आप चले जाएं। तो उनको राय दी गई थी, तो खान साहब ने बिल्कुल उसके ऊपर एंडोर्स किया कि ये आप लोग आपस में डिसाइड करके जो आप समझें। तो लिहाजा पॉलिटिकल कमेटी का यही फैसला था कि हम उसमें जो है वो जाएंगे, अपना नुमाइंदगी करेंगे और वहां पर अपनी इनपुट देंगे। जहां पर मुखालफत जिस हद तक हो सकी हम वहां पर अपना नोट लिखाएंगे, हम बात करेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे। तो 13 में से तकरीबन 7 लोग तो हुकूमत के पास वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। 13 रुकनी कमेटी है, जिसके पास 7 होंगे वो अपनी मर्जी के जज ला सकता है, तो बज़ाहिर तो 7 हुकूमत के पास नजर आ रहे हैं। तो आप जब जी देखिए, ये जो सारी अमेंडमेंट्स की गई थी ना, या जो कमीशन बनाना है या कोई कमेटी बनानी है, जो जितना सारा इसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर सारा अमल लाया गया या किया गया, हम इसलिए इसके खिलाफ थे क्योंकि ये टोटली तौर पर जो भी हुकूमत होगी, आज PMLN और पीपल्स पार्टी MQ इनकी हुकूमत है, कल हमारी हो सकती है। तो हमारी हुकूमत में भी हम नहीं चाह रहे कि हमारी हुकूमत में भी, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है कि आप अदलिया एक आजाद अदारा है उसके अंदर इंटरफेरेंस करें। इसी वजह से हमने इसकी मुखालफत की और इसी रीजन ही ये थी क्योंकि उसमें जो हुकूमत मौजूदा होगी उसकी मर्जी चलेगी कि कौन सा जज, कौन सी आईनी कोर्ट के अंदर जजेस होंगे, और वो अपनी मर्जी से वहां पर सूबों के नाम के ऊपर मुंतखब करेंगे लोगों को और फिर फैसले अपनी मर्जी से लेंगे। तो इसे ही कहते हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशरी के अंदर, जिसके ऊपर हम आवाज बुलंद करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नईम अदर पंजोता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, माहिर आईन कानून भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे हुकूमत और अपोजिशन से मुराद तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इस वक्त शदीद महाजराई है, और इमरान खान जो इस वक्त जेल में है उनके लिए किसी किस्म की कोई स्पेस, सियासी स्पेस नज़र नहीं आती है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। सियासी लिहाज से हंगामा खेज माह अक्टूबर अब इख्तिताम पजीर है, लेकिन इस माह में पार्लिमानी और अदालती महाजों पर बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई। 26वीं आईनी तरमीम को हुक्मरान इत्तेहाद अपनी कामयाबी करार दे रहा है। अब यह वाज़ेह हो चुका है कि हुक्मरान जमातें जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना चाहती थीं, क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद कह चुके हैं कि वो पूरी लॉबी जो आईनी तरमीम के अमल को मुतनाज़ बनाने में मसरूफ थी, उसने फौजी अदालतों के साथ काले सांप की बात जोड़ी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सख्त तनकीद करते हुए 26वीं आईनी तरमीम को बदनीयती पर मबनी करार दे रहे हैं। बहरहाल इस पेशरफ्त के बाद इलेक्शन के ऑडिट का खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुख का सांस नहीं ले सकी, और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस इक़दामात और आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से सख्त घबराहट का शिकार है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने मुखालिफिन का नाम लिए बगैर दावा किया है कि पेशगोई कर रही हूं कि यह फितना खत्म होने जा रहा है। घुसपैठियों की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद अब अमरीका पहुंच गए हैं, जहां वाशिंगटन में उनकी अहम मुलाकातें मुतवक्किल हैं।
अमेरिका रवानगी से कबल मियां साहब से पूछा गया कि आप हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। उसके जवाब में मियां नवाज शरीफ ने कहा, चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। एक तरफ तो 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत सख्त तनकीद की जद में है, तो दूसरी तरफ अब 27वीं तरमीम की चहमगोइयां भी जेरे गर्दिश है। इसी असना में यह पेशरफ सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किया जाएगा। पार्लिमानी जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। यह खबर भी सामने आई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक बार फिर तरमीम पर गौर किया जा रहा है। हुक्मरान जमातों के इकदाम से सियासी आईनी बहरान कम होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क की सियासत में अडयाला जेल में 450 दिनों से कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात एक अहम स्टेक होल्डर है, ताहम निज़ाम और रियासत उन्हें कोई स्पेस देते नजर नहीं आ रहे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग सियाह के सरबराह एजाजुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। बड़े धूम धड़क से इन्होंने याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस तो बना दिया, अब परेशानियां क्यों नजर आ रही हैं, हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं हुकूमत के? अब फिर कोई और तरमीम, अब जजों की तादाद बढ़ा दें, अब आईनी बेंच पर भी मुतमईन नहीं हो रहे, कभी राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, कभी किसी और की स्टेटमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी जो थी ना मीर अब्बास साहब, मेजॉरिटी का ये ख्याल था बिल्कुल कि अपना जो दोनों सीनियर जजेस थे, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, के दोनों का ये सबका ये ख्याल था कि ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मुझे मालूम नहीं कि ये कहाँ से बात निकली है कि जी कि ये फौज तो है नहीं कि भाई कोई जूनियर बन गया तो सीनियर जो है वो अमूमन इस्तीफे देते हैं, लेकिन अमूमन रहते भी हैं। कई ऐसे मौके भी आए कि जहाँ उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो उन्होंने कंटिन्यू रखा अपनी सर्विस को, बावजूद इसके कि उनका जूनियर जो था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। तो कई लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो रहते हैं। इसी तरह से मेरा नहीं ख्याल कि ये इस ट्रेडिशन जो है ये इधर भी है, अदलिया के अंदर भी है कि जनाब अब जूनियर बन जाए। आप देखें ना क्या हुआ वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में, कि जो चौथे नंबर पे थी वो चीफ जस्टिस बन गई, 2 सुप्रीम कोर्ट में चले गए और दोनों जो है वो आज भी वहाँ काम कर रहे हैं। और इसी तरह मेरा तो मतलब 100% मुझे मेरा ख्याल था कि दोनों जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और वो क्यों जो है वो इस्तीफा दें जब उनकी इतनी सर्विस जो बाकी रहेगी, अगर 65 साल तक उन्होंने जाना है तो। एजाज साहब, पहले इन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुतारिफ करवाया, फिर उससे भी मुतमईन नहीं हुए क्योंकि कुछ और मकासद हासिल करने थे। फिर उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए से रातों रात तब्दीली की गई और फिर काजी साहब ने उस ऑर्डिनेंस के फौरी बाद, जैसे सब कुछ पहले प्लानिंग के तहत तयशुदा था, उन्होंने फौरी तौर पर रिस्ट्रक्चर किया उस कमेटी को। अब फिर ये तब्दीली करने जा रहे हैं। तो ये आइन कानून, ये चीज़ें तो दिहाइयों में जाके इनको वक्त के तकाजों के मुताबिक छेड़ा जाता है। ये पैटी मुफादात के लिए रोज आइन को और कानून को छेड़ा जाएगा इस मुल्क में। देखिए, एक चीज तो है, ये तो कोई तरमीम तो है नहीं आइन के अंदर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। इसी तरह जजेस की तादाद जो है ये कोई आज की बात तो नहीं है, काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा है कि जजेस की तादाद जो है वो बढ़ानी चाहिए। कभी कहते हैं 23, कभी कहते हैं 24 होने चाहिए। अब जबकि आईनी बेंच भी बन गया है और बाकी जजेस भी हैं, इसके बावजूद के जो आईनी बेंच के जज होंगे वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन देखने के बाद नॉर्मल अपना काम जो है वो किया करेंगे। लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि 17 जजेस की जो तादाद है वो बहुत कम है सुप्रीम कोर्ट के लिए। 24 के करीब जज होने चाहिए ताकि ये इतना बड़ा बैकलॉग जो है, देखें ना याहिया अफरीदी साहब ने जो बेंच बनाए हैं उनमें डेली के उनको जो दिए है टारगेट दिया है, वो एक अच्छा खासे केसेस जो है वो ख़त्म होने को जाएंगे। और जब ये बेंच बढ़ेंगे तो जो 60,000 का बैकलॉग है उसको ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि 24 से भी ज़्यादा जज होने चाहिए। इसके बावजूद कि लोग फिर वो आकर देते हैं कि जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इतने जजेस हैं, फलाने सुप्रीम कोर्ट में इतने जजेस हैं, लेकिन आबादी की तनासब से मेरे ख्याल में कि थोड़ी सी तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए। सही। देखिए, यहाँ 60,000 केसेस हैं जिनमें आप कह रहे हैं कि 24 होनी चाहिए या 24 से भी ज़्यादा हो सकती है। जो निचली अदालतें हैं उनमें 18 लाख केसेस हैं।
उनके जजेस बढ़ाने के लिए तो इस हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, ना सूबाई हुकूमतों को फिक्र है। जहां 60,000 है वहां कह रहे हैं कि बढ़ा दें, तो यहां से फिर लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना डॉट्स को, कि इसका मतलब है कि यहां ये कुछ और हासिल करना चाहते हैं। नीचे चाहे लोग जलील होते रहे 20-20, 30-30 साल तक सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में गलते सड़ते रहे, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि इस्लाह होनी चाहिए वो नीचे तक जानी चाहिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। जब तक एक आम आदमी को सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा, तो लेकिन यहाँ पे तो जो आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, वो पता नहीं कितने सालों के धक्के खाकर आते हैं। फिर एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी जनरेशन तक भी इंसाफ उनको नहीं मिलता। तो ये तो अब चीफ जस्टिस का काम है ना, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, कि वो इन तमाम चीज़ों का अहाता करें और उनकी रिकमेंडेशंस दें। और फिर अगर उस पर कोई आइन साजी की ज़रूरत हो तो फिर पार्लियामेंट जो है उस पर आइन साजी कर सकती है। लेकिन इसमें मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि निचली सतह पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है इस बात की कि इस्लाह होनी चाहिए। ये जो मरियम बीबी ने कहा है कि जी उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान खान साहब का, लेकिन इशारा यकीनन उधर ही था कि मैं पेशगोई कर रही हूँ कि ये फितना ख़त्म होने जा रहा है और ये अपने आखिरी दमों पर है। क्या ये सियासी मुखालिफिन के खात्मे की ख्वाहिश करना शुरू कर देंगे? अब सियासतदान एक दूसरे को बद्दुआएं देंगे, एक दूसरे के मरने की दुआएं मांगेंगे। किधर जा रही है सियासत? देखिए, ये सियासी बयानात में इस किस्म की बातें आती हैं, लेकिन अमूमन जलसों में होती हैं। आप नॉर्मल प्रैक्टिस के दौरान, जोश में तो, जलसे में जोश में तो हो जाता है, लेकिन नॉर्मल हालात में नहीं होता। नॉर्मल हालात में नहीं होता। मैं जज्बात में आगे कह दिया होगा, कोई किसी को ख़त्म करने नहीं जा रहा, और मैं समझता हूँ कि किसी को ख़त्म भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों ने बाजी में भी समझा कि जी फलां की, इनकी अपनी सियासत के बारे में देखें ना, बिल्कुल बहुत से लोगों ने समझा जब 10 साल के लिए चले गए तो क्या अब इन्होंने कभी वापस ही नहीं आना, लेकिन फिर वो वापस आ गए। तो सियासत जो है ना, ये एक ऐसा पहिया है या ऐसा चरखा है जो घूम फिर कर फिर वहीं आ जाता है वापस। तो एक तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी मैं तुम्हें देख लूंगा, अब मैं अंदर हूं, मैं बाहर निकलूंगा, तुम सबको अंदर कर दूंगा। तो कोई थोड़ा सा इसके अंदर एक वो जो रूल्स एंड प्रोसीजर है ना, प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स के, उनके अंदर भी थोड़ा सा तब्दीली लाने की जरूरत है। आज अगर आपने सुनी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप ही के कुलीग कौमी असम्बली के शायद मंडी बहाउद्दीन से तहरीक इंसाफ के एमएनए, उनकी अहलिया और बच्चों के साथ उमर अयूब, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, सारी लीडरशिप ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने जो एक खौफनाक कहानी सुनाई है कि उनके घर पे कैसे रेड हो रहे हैं और तोड़फोड़ कैसे हो रही है, मुलाजमों को कैसे मारा गया, बच्चों को कैसे हरासा किया गया। जब यहाँ तक मामला चले जाएंगे तो फिर जो मार खाएगा वो तो ये कहेगा कि चाहे वो नवाज शरीफ मार खाएं या आज ये खा रहे हो, कहेंगे हाँ जब हम पावर में आएंगे पर हम भी निपट लेंगे। देखिए, ये चीज़ें मैं मेरे नज़दीक तो मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है। अगर मैं किसी को ये कह सकूं तो मैं उनको बताऊंगा भी कि देखें, ये सियासत के अंदर ये रवायत जो है ना, ये माजी में नहीं थी। मुझ तक 4 मरतबा मैं जेल गया, ठीक है, बच्चे परेशान थे, छोटे छोटे थे, मेरी अहलिया परेशान थी, उनको ये भी नहीं पता था कि अब अगले महीने के पैसे कहाँ से आएंगे या खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जरा वो मर्द जो होता है वो सारे जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेता है। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ये कभी नहीं हुआ था। एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में हुआ कि जब पकड़ने के लिए आए तो मेरी वालदा भी बैठी हुई थी लाउंज में, तो पूरे घर को घेरे में लिया और अंदर दाखिल हुई पुलिस। और जो डीएसपी आया था मुझे अरेस्ट करने के लिए, मेरी वालदा को बैठा देख के उसने रोना शुरू कर दिया, दाड़े मार मार के, जी मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मेरी ड्यूटी है, मैं क्या करूँ। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। तो वो इस हद तक था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि कोई घर के अंदर दाखिल होगा और तोड़ फोड़ करेगा, या मेरी बहन को या मेरी वालदा को या किसी और के साथ इस किस्म का काम करेगा। ये मैं समझता हूँ एक हमने गलत रवायत डाल दी है सियासत के अंदर, और इस रवायत को खत्म करने की जरूरत है। एजाज साहब, वो खत्म भी नहीं हो रही और वो कारगर भी साबित नहीं हो रही। या तो कारगर साबित होती तो चले, इतनों को मारा है और को भी मार लें, कारगर भी साबित नहीं हो रही, सपोर्ट बेस खत्म नहीं हो रही तहरीक इंसाफ की, वोट बैंक इंटैक्ट है, पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। ये फिर कब और कौन रोकेगा इसको, ये जो हो रहा है? ये जब देखे ना, ये हम सबका ये काम है। अब जो स्पेशल कमेटी बनी थी खुर्शीद शाह साहब की जेरे सदारत, उसका काम ही ये था
कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंटेरियंस की मुश्किलात को कम करना और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए और आइन के लिए और रूल्स एंड प्रोसीजर के लिए, ये 4 चीजें थी उस कमेटी के अंदर। और बहुत अच्छी उसकी इब्तिदा हुई थी। पीटीआई वाले भी बीच में बैठते थे, इनकी रिहाइयाँ हुई, इनकी बेलें करवाई, इनसे वादे किए गए कि भाई आइंदा के लिए ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। उनको भी चाहिए था कि वो इसके अंदर थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा कार्रवाई का हिस्सा बने, कमेटी के अंदर आए, कमेटी के अंदर एक पॉजिटिव इनपुट तो उन्होंने दिया, आईनी तरमीम के लिए भी दिया। और ठीक है, मैं भी उनकी जगह होता और जेल में होता और मतलब मैं भी कहता कि भाई क्यों हम साथ दें हुकूमत का। वो बात ठीक है अपनी जगह उन्होंने, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए इसके अंदर। राइट। आखिर में फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब 1 साल के बाद वापस गए हैं, बरतानिया भी और अमेरिका। अमूमन ज़्यादातर शरीफ ख़ानदान लंदन रहता है, अमेरिका कम जाता है। अमेरिका का भी 1 हफ्ते का दौरा, कुछ मुलाकातें भी कहा जा रहा है कि होंगी। ये मामूल का दौरा आपको लग रहा है या वाकई इसमें कोई ख़ास मुलाकातें, कोई गैर मामूली मामला तय होंगे? देख, कोई गैर मामूली मामलात नहीं है। उनके बड़े पुराने दरीना दोस्त हैं, उनकी अहलिया जो है फौत हो गई थी और बहुत दिनों से ये, अगर आईनी तरमीम ना होती तो उन्होंने बहुत पहले चले जाना था। तो वो ये वहाँ गए उनके लिए अफसोस करने के लिए। लाजमी बात है, जब जाते हैं, मैं भी जब एज मिनिस्टर गया था एक दफ़ा अपने प्राइवेट निजी दौरे पे, तो जब एम्बेसी वालों को पता लगा, उन्होंने कहा आप आए हुए हैं तो चले स्टेट डिपार्टमेंट से मिल लें या कुछ और लोगों से मिल लें ताकि पाकिस्तान की वो हो सके। मियाँ नवाज शरीफ का मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मुलाकातें होंगी जो बहुत अहम हो, लेकिन लाजमी बात है कि कुछ लोग मिलेंगे, कुछ दोस्त मिलेंगे उनको। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से के सरबराह एजाज उल हक साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे क्रिकेट की मकबूलियत तो है ही पाकिस्तान में, लेकिन क्रिकेट से वाबस्ता तनाज़ात की मकबूलियत भी उसी तरह से रहती है। एक नया तनाज़ा 1 हफ्ता पहले से शुरू हुआ है, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को आलमी सतह पर नुकसान पहुँचाया है। वो क्या तनाज़ा है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात करते हैं क्रिकेट की। बिलाशुबा क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, इसीलिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल भी क्रिकेट ही है। हर तबके और हर उम्र के अफराद न सिर्फ क्रिकेट के सनसनीखेज मुकाबलों में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि इससे जुड़े तनाज़ात और स्कैंडल्स भी अवाम में मौजूद बहस रहते हैं। क्रिकेट के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का माजी इंतहाई ताबनाक रहा है, ताहम हालिया दौर में कोई बड़ी और गैर मामूली कामयाबी कौमी क्रिकेट टीम के हिस्से में कम ही दिखाई दी। गुज़श्ता हफ्ते एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज में शानदार फतह हासिल की। कौमी टीम के स्पिनर नुमान अली ने सीरीज में 20 और साजिद खान ने 19 खिलाड़ियों को आउट किया। नुमान अली और साजिद खान ने जिस तरह इंग्लिश बैट्समैन को रेत की दीवार की तरह ढेर किया, यह निहायत शानदार और सनसनीखेज था। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 8 बरस बाद कोई टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है, जबकि उसने 13 साल के वक्फे के बाद इंग्लैंड को किसी होम सीरीज में हराया है। यह 2020-21 के बाद पहला मौका था कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज जीती। 3 बरस कबल पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी थी। अभी इस शानदार फतह के जश्न की खुशियां जारी थीं कि एक नया तनाज़ा सामने आ गया। गुज़श्ता रोज यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी से इख्तलाफात के बायस गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा देने का फैसला किया। गैरी क्रिस्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग के हक में नहीं थे। तयनाती के वक्त उन्हें मजबूत इख्तियारात की यकीन दहानी कराई गई थी और उन्हें सिलेक्शन के मामलात में मजबूत इख्तियारात का कहा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने से गैरी क्रिस्टन खुश नहीं थे। उन्होंने चैंपियंस वनडे कप और ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड पर भी अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा था। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड पर गैरी क्रिस्टन और मौजूदा सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर नहीं थे। चैंपियंस वनडे कप में गैरी क्रिस्टन के तजवीज़ करदा स्क्वाड में सिलेक्टर्स ने तब्दीलियां करी। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले साबिक क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन ने 6 माह पहले ही अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी।
ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा इंतजामिया ने मुल्क की तारीख में पहली बार रेड और व्हाइट बॉल टीमों के लिए अलहदा हेड कोचेस के तकर्रुर का तजुर्बा करते हुए इसी साल अप्रैल में गैरी क्रिस्टन को व्हाइट बॉल जबकि जेसन गिलिप्सी को रेड बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर किया था। कुछ तज्जियाकारों की राय में गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे से पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी हुई है। पीसीबी ने इससे पहले बतौर कोच मिकी आर्थर की खिदमात हासिल की, लेकिन बाद में उन्हें भी हटा दिया गया। बास क्रिकेट एक्सपर्ट ने इस हालिया तनाज़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर कौमी क्रिकेट टीम को फतह के रास्ते पर गामजन रखना है तो इस तरह के इख्तलाफात और तनाज़ात का खात्मा जरूरी है, ताकि कौमी क्रिकेट टीम हर तरह की सियासत से दूर रहकर कामयाबियों का सिलसिला अपने और इस मुल्क के नाम जारी रख सके। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।